नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 5 महीने की हाईस पर अब सोना कारोबार करता हुआ $2000 प्रति आउंस के पार। आपको याद दिला दें कि इस साल का हाई 2050 है, तो अब भी उन स्तरों से दूरी है, लेकिन लगातार तेजी हमने अक्टूबर के महीने में आते हुए देखी है, जहां का लो ऑलमोस्ट 1820 है और 2009 का हाई यहां पर न्यूयॉर्क सेशन में फिलहाल बनता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। पिछले हफ्ते की 3% की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत ऑन द वीकर साइड हुई है। साथ ही बात करेंगे दाल की, जहां पर इनफ इंपोर्ट्स आते हुए नजर आए हैं और मुनाफा वसूली से हमने अक्टूबर के महीने में लगातार गिरावट देखी है, लेकिन यहां पर आगे के ट्रेंड्स क्या रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बांके, कुणाल शाह, chartandtrade.com के विकास बगारिया, ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। लेकिन शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी तेजी है। 3 हफ्तों की बढ़त के बाद इस हफ्ते की शुरुआत ऑन द पॉजिटिव साइड। रनिशा, कैसे देखती हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस? हाय मनीषा, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हमने गोल्ड की प्राइसेस में रिस्क प्रीमियम आते हुए देखा है, मेनली ये दो वजह से है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, और सेकेंडली जो यूएस में डेट कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ की जो डेट है $33 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर जा चुकी है। तो ये फिस्कल आउटपुट यूएस का ये भी सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को, और सेफ हेवन डिमांड जो है वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। आई थिंक यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई हम आते हुए देख सकते हैं बहुत ही जल्द। मुझे लगता है जो $2045 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्लियर होता है तो 2075 तक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म 2-3 महीने में प्राइसेस आ सकती है। और अगर इंडियन प्राइसेस में कहें तो मुझे लगता है 2500 एंड देन 64,000 ये टारगेट्स बने रहेंगे शॉर्ट टर्म में। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज रहेगा, बट एवरी डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, 62,500 टू 64,000 तक के स्तर हम यहाँ पर 2-3 महीने में देख पाएंगे और हर गिरावट पे खरीदारी करने की राय सोने में। कुणाल, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? क्योंकि 2000 के पास तो अब हम पहुंच गए हैं, उसके आसपास मंडराते हुए चार्ट्स पर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी क्या राय है? गोल्ड ने फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया है और ये टेक्निकली है, पर नियर टर्म में जो हिसाब से प्राइस एक्शन आया है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये हफ्ते में फेड की मीटिंग है। फेड से क्या स्टेटमेंट आएगी उसका भी रोल रहेगा। सो मुझे लग रहा है बहुत एग्रेसिव फंडामेंटल तो बुलिश ही है, बट फेड के स्टेटमेंट के कारण थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, एक डिप आ सकती है, तो वहां पे बाय भी कर सकते हैं आप उसके बाद भी। और फंडामेंटली कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड और तेज होने वाला है। सो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स डे बाय डे और बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में, और ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी को लेके जो अनसर्टेनिटी है, अगर फेड इंडिकेट करता है कि हम आगे जाके एग्रेसिव रेट हाइक नहीं करेंगे या रेट कट करेंगे, तो गोल्ड में और भी जोर से तेजी आएगी। सो कोई भी डिप आता है, करेक्शन आता है, उस पर बाइंग कीजिए, ध्यान तेजी का ही है। ऑलराइट, जी हाँ, जैसे आपने कहा कि यूएस फेड की मीटिंग तो इस हफ्ते है ही साथ बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग भी है और फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है। तो काफी लोडेड हफ्ता है ये, और एज ऑफ नाउ हफ्ते की शुरुआत में हमने यहाँ पर सोने में सपोर्ट आता हुआ देखा है। विकास, आपका भी एक व्यू लेना चाहेंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज यहाँ पर दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दी, आपके अपसाइड के लेवल्स क्या हैं? मनीषा जी, देखिए गोल्ड में एकदम तेजी बरकरार है और वीकली और मंथली चार्ट्स में तो गोल्ड तेज है, नो डाउटेडली। जैसे कुणाल जी ने कहा कि डेटा का वीक है तो थोड़ा वेट करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट जो सपोर्ट जोन अभी गोल्ड पे दिख रहा है वो 61,000 के नीचे का है, तो थोड़ा सा डिप कहीं पे भी गोल्ड पे मिलता है तो बाई का ही रणनीति रहेगा। हायर एंड पे 61,950 और 62,250 का एक लेवल दिख रहा है गोल्ड पे, एमसीएक्स पे। और इंटरनेशनल मार्केट में 2035 2040 के करीब जाने के बाद वहां पे हो सकता है थोड़ा सा गोल्ड पॉज करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर नई तेजी की तरफ बढ़े। तो अभी डेटा का वीक है तो थोड़ा एग्रेसिव नहीं रहेंगे, बाई ऑन डिप्स करेंगे और 60,800 750 के करीब स्टॉप लॉस रखेंगे। और हायर एंड में 62,250 तक का टारगेट देख सकते हैं इसमें। ऑलराइट, तो 62,250 62,500 तो यहाँ पर इमीडिएट टर्म्स में आने के लिए बरकरार है। और जहाँ तक दिवाली और इस साल के खत्म होने की बात है और तेजी की एक्सपेक्टेशन भी है। रनिशा, खरीदारी यहाँ पर कैसी है? ऑफकोर्स इंडिया में फेस्टिवल सीजन है, रिकॉर्ड शादियों की बात की जा रही है यहाँ से, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट बाइंग की बात करें तो क्या ट्रेंड्स हैं? जी मनीषा, आपने देखा है कि अक्टूबर मंथ में काफी स्ट्रांग बाइंग हुई है।
फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग थी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जब प्राइसेस लोएस्ट लेवल पर थी 56,000 57,000 के आसपास, तभी तो सबसे ज्यादा बाइंग थी। ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही है वो फोमो फियर आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं ना रह जाऊं इस रैली में। तो ग्रेजुअली सब लोग इस सेफ हेवन एसेट में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। फिजिकल बाइंग काफी स्ट्रांग है। ग्रेजुअली हम देखेंगे कि ईटीएफ बाइंग जो है वो भी पिकअप हो रही है। सेंट्रल बैंक डिमांड तो है ही अच्छी, और हम देखेंगे कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड, रिटेल डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। तो फंडामेंटल्स तो पॉजिटिव है ही, टेक्निकल्स भी पॉजिटिव हो रही है एसेट क्लास में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े भी डिप्स मिलते हैं क्योंकि एक स्टीप रैली रही है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, पर डिप्स हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। अराउंड 60,000 से 61,000 के बीच में आप कहीं पे भी बाय करके चलिए। 64,000 तो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द प्राइसेस टच कर लेंगे। ऑलराइट, जहां तक कॉइन बाइंग है या फिर डिजिटल बाइंग है, क्या एज ऑफ नाउ आपने बेटर इनिशिएट होता हुआ देखा है ट्रेंड्स के लिहाज से? जी, हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो फिजिकल बाइंग नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड में और कॉइन्स में, वो डिजिटल गोल्ड में बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा पिकअप देखा है हमने लास्ट 2 मंथ्स में, सितंबर अक्टूबर में डिजिटल गोल्ड बाइंग में ऑगमोंट के प्लेटफॉर्म पर, और काफी स्कीम्स भी आ रही है दिवाली की वजह से। तो इस वजह से हर जगह आप देख रही है कि गोल्ड का ही माहौल बना हुआ है। सभी इस एसेट क्लास में एंटर होना चाहते हैं। सो पिछले 2-3 महीने में हमने ऑलमोस्ट 2x जितना ग्रोथ देखा है डिमांड में। हर लेवल के, हर एज ग्रुप के लोग बाइंग करना पसंद कर रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई भी है। अगर आप अक्टूबर का ही महीना उठा के देख लें तो 3 से 4 हज़ार रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी हमने सोने में बनते हुए देखी है, और यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन दिवाली तक फिलहाल यहाँ पर बनती हुई। रनिशा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोने के ट्रेंड्स के बारे में बात भी करने के लिए। लेकिन एक नजर यहाँ पर मेटल्स पे भी डालेंगे। हर्षिता, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे गेस्ट जो हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जुड़े हैं। जी हाँ, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, मिहिर काफ़ी समय से हमारे साथ पहले किसी दूसरी कंपनी के तौर पे आते थे, और अब एक नए रूप में मिहिर हमारे साथ जुड़े हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। तो लाइफ इंश्योरेंस इस कंपनी से वापस एक म्यूचुअल फंड में, तो ये मूव कैसा रहा आपका, और अब आपका इस समय क्या व्यू है ओवरऑल? जिस तरीके का पैसा आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो या म्यूचुअल फंड्स हो, क्या व्यू बन रहा है आपका? नमस्कार अनुज, हर्षिता, गुड मॉर्निंग। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मार्केट तो वही है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसा मैनेज करूँ या म्यूचुअल फंड में, द सेम मार्केट, इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट जो है वही है। जो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉल्स तो वही देते हैं, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस करके। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो फ्लोज की बात की, तो ये जो मार्केट की मैं बोलूँगा रेजिलियंस है, ऑफ कोर्स आजकल ऐसा मूड नहीं लग रहा है क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते में मार्केट ने थोड़ा करेक्ट किया है, बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया हैज़ बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स लास्ट 18 महीने में हम देखें तो। और ये जो रेजिलियंस है इंडिया की, वो डोमेस्टिक फ्लोज की वजह से आई है। FIIs का तो काफ़ी सेलिंग चल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि FII नंबर्स तो नेगेटिव आ रहे हैं, बट ये जो लोकल सेविंग्स पूल है उसमें 2 चीज़ है। एक तो एक पूल लार्ज है, और विद इन दैट पूल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ज़्यादा हो रही है जो, और उसमें हम देख रहे हैं कि SIP फ्लोज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के जो रेगुलर प्रीमियम्स हैं, NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम, और EPFO, वो भी अब काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हो गए हैं। तो जो पहले मैं कहूँगा 10-15 साल पहले सिर्फ FIIs पे मार्केट डिपेंड कर रहा था, अब ये डोमेस्टिक पूल जो है वो भी मार्केट को काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है, और इसकी वजह से हम देखें तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम हुई है। बिल्कुल, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी इस समय जो वॉलेटिलिटी चल रही है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, जो हमने देखा था पिछले महीने भी एक बार इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था, फिर पिछले हफ्ते भी एक हमने 1000 पॉइंट का मूव देखा था, फ्राइडे को लेकिन 500 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी। आपके हिसाब से अब इस समय मिड कैप्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली देखी थी हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा, मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले 12 महीनों में। लार्ज कैप के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स लेवल पे, और स्टॉक्स लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि कोई स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का एडवांटेज ये है
कि जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और अपकमिंग सेक्टर्स होते हैं वो टिपिकली लार्ज कैप में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम इंडिया के बारे में तो हम कितने सारे सेगमेंट की बात कर सकते हैं, बट वो सारे सेगमेंट आपको निफ्टी 50 या टॉप 100 स्टॉक्स में नहीं दिखेंगे। आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। ऑफ कोर्स कभी कभी ओवरशूट हो जाता है, अंडरशूट हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इस समय लार्जली आमिर जी निवेशकों के बीच अप्रोच क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं जो पूरा पैसा आया है या फिर जो मार्केट में तेजी आई थी वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल निवेशकों का जो लगातार जज्बा था कि इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना है, उसके बदौलत था। ऐसे करेक्शंस बहुत कम मिलेनियल्स ने शायद देखे होंगे। तो क्या कुछ रिडेम्पशन प्रेशर का कुछ डर देखने को मिला है? क्या इंक्वायरीज आने लगी हैं कि और पैसा डाले या निकाले? इस समय रुझान क्या है? इन्वेस्टर्स का मूड कैसे आप लोग भाप रहे हैं? देखिए, अभी तो इसको मैं करेक्शन नहीं कहूँगा। अभी तो हार्डली 5-6% का ऊपर से करेक्शन मार्केट या इंडेक्स लेवल पे करेक्शन हुआ है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने देखा है कि नॉर्मल 5 to 10% तो साल में 1-2 बार ऐसे करेक्शंस आते ही हैं। करेक्शंस कहे अप मूव कहे जो भी, बिकॉज करेक्ट होता है, अप मूव होता है, तो ये तो अभी बहुत नॉर्मल है। ऑफ कोर्स ग्लोबल सिचुएशन अगर ज़्यादा खराब होती जाती है और मार्केट और ज़्यादा 10-15% गिरता है तो उसको मैं एक वो कहूंगा कि इसको करेक्शन कहते हैं। अब तो ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी है मेरे ख्याल से। तो रिडेम्पशन का कोई प्रेशर नहीं है। हमने देखा है कि अगर रोलिंग 12 मंथ या 24 मंथ बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न्स दिखने लगते हैं पोर्टफोलियोज में लोगों के, तब जाके लोग क्वेश्चन उठाते हैं, वरना ये 1-2 महीने के नेगेटिव रिटर्न से इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस समय फिर आप लोग अपने आप को कैसे पॉइज कर रहे हैं? कहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे हैं नया पैसा लगाने की? हमारा बेसिक प्रीमाइस ये है कि इंडियन इकोनॉमी, जो लोकल इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर करेगी। और ये न सिर्फ ये साल, नेक्स्ट 3-4 साल का अगर हम व्यू लेके चले, इंडिया जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से रहेगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।